तो दोस्तों आज हम करेंगे कैट का क्वांट का ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, आइए यहाँ पे देखते हैं। एक गिवन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल T1 विद साइड 24 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड क्या है 24 सेंटीमीटर है। एक सेकेंड ट्राइंगल T2 इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ T1। एक ट्राइंगल T2 लिया, ये जो ट्राइंगल T2 लिया, इसकी जो साइड्स होंगी, जो ये कैसे बना है, ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बना है। T1 वाला जो ट्राइंगल है उसकी साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके T2 बनाया है। और ये हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल जो हो जाएगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा T1, ये ट्राइंगल ABC, ये हो जाएगा T1। इसी तरीके से ट्राइंगल DEF हो जाएगा T2। तो अब आके क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। और ये देन अ थर्ड ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ T2। अब ये और यूं बोल रहा है कि अगर ये जो DEF ट्राइंगल है इसकी भी जो साइड्स हैं उसके मिड पॉइंट को मिला दिया जाए। मान लो ये एक मिड पॉइंट है, इसका नाम मैंने दे दिया यहाँ पे G, इस साइड का DF का मिड पॉइंट का नाम दे दिया मैंने H, EF इसके मैंने मिड पॉइंट का नाम दे दिया I कैपिटल। और यहाँ भी एक मिड ट्राइंगल बनेगा इस तरीके से। तो ये इस ट्राइंगल का नाम क्या होगा, T3। इस तरीके से ये बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है ये, इफ दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ट्राइंगल इज कंटिन्यूड द सम ऑफ द एरियाज इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ इनफाइनाइटली मैनी सच ट्राइंगल्स T1, T2, T3। तो अब हमने क्वेश्चन को समझ लिया है। तो देखिए क्या कहना चाहता है कि एक ट्राइंगल था T1, उसकी जो मिड पॉइंट्स थे, उसकी साइड्स की जो मिड पॉइंट थे उनको मिला के भी एक ट्राइंगल बनाया गया। उसका मैंने क्या नाम दिया यहाँ पे DEF। और फिर उसके बाद ये प्रोसेस कंटिन्यू रहा और DEF की जो साइड्स के मिड पॉइंट है उसको साइड्स को मिलाकर भी ये ट्राइंगल बनाया गया, उसका मैंने T3 नाम दे दिया। इसी तरीके से एक और इसके अंदर सो ऑन बनते जा रहे हैं, ऐसे इनफाइनाइट ट्राइंगल्स बनेंगे और उन सबके जो एरिया होंगे उसका एरिया का सम क्या होगा वो यहाँ हम आपको फाइंड करके दिखाएंगे। तो आप देख रहे हो कि तीनों साइड 24 सेंटीमीटर दे रखी है बड़े वाले ट्राइंगल की, मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आप सबको दिख रहा है। तो एक मैं यहां लिख लेता हूं पहले, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है हमारा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये आप सबको आई होप पता होगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये फॉर्मूला होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, हर साइड उसकी बराबर मतलब इक्वल होती है। मींस AB बराबर होगा BC के और BC इक्वल टू होगा AC के। इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इसमें एक नया कंसेप्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, जैसा कि इसने बोला है कि जो ट्राइंगल था T1 हमारा, इसकी जो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट्स को जोड़कर एक ट्राइंगल बनाया गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो D और E है वो क्या है, मिड पॉइंट है AC और BC के। आप देख रहे हो D क्या है, AC का मिड पॉइंट है, E क्या है, BC का मिड पॉइंट है। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि D और E से जो ये लाइन होगी DE, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ DE, ये जो होगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट से मिलने वाली जो लाइन होती है वो तीसरी साइड के पैरेलल भी होती है, मतलब यहाँ पे जो दो मिड पॉइंट है D और E उनको मिलाने वाली लाइन DE AB के पैरेलल भी होगी एंड उसका हाफ भी होगी। ये हम मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ते ही हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ यहाँ पे बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो हमारा DE होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ AB मीन्स हाफ इंटू 24 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब सिमिलरली DF, ये भी दोनों मिड पॉइंट है और BC क्या है हमारी एक पूरी लाइन है, ये पैरेलल भी होगी और हाफ भी होगी। और उसी तरीके से EF, ये भी क्या होगा 24 का हाफ होगा क्योंकि ये पैरेलल भी है और दोनों मिड पॉइंट भी हैं F और E। तो आपने यहाँ देखा कि DEF भी क्या होगा हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा जिसकी साइड कितनी होगी, जो एवरी साइड जो होगी इसकी कितनी होगी, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ एक छोटी सी साइड 12, ये भी 12, ये भी 12। अब अपन आगे इसमें और देखते हैं कि क्या हो सकता है।
क्योंकि आपने देखा फिर ये मिड पॉइंट से मिला रहा है, तो उसी तरीके से वापस मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई होगी इस DEF बड़े ट्राइंगल को लेके छोटे ट्राइंगल GHI में, तो उसकी साइड कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि T1 T2 T3 सब क्या होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे, TN तक लेकर इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब क्या करते हैं हम इसमें इन सब के एरिया को ऐड कर देते हैं। कैसे, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पे एरिया ऑफ T1 T2 T3 और सो ऑन। Tn मैंने माना है लास्ट ट्राइंगल है, इनफाइनाइट ट्राइंगल तक वो सीरीज जारी है। तो आपको पता है T1 का जो सम होगा वो कितना होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल था √3/4 इंटू इसकी साइड थी मेरी 24 स्क्वायर। सिमिलरली T2 की साइड उसकी हाफ हो जाएगी √3/4 इंटू 12 स्क्वायर। सिमिलरली √3/4 T3 की साइड उसकी हाफ हो जाएगी 12 की। तो साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, और मैं यहाँ देखता हूँ ये सो ऑन कब तक चलता जाएगा, इनफाइनाइट, जो भी लास्ट ट्राइंगल तक होगा हमारा Tn तक। हम निकालेंगे उसे कैसे, कि आगे देखते हैं क्या बनता है उसके बाद। इसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, इसके बाद वाली स्टेप। ओके, तो मैंने यहाँ देखा √3/4 √3/4 √3/4 मुझे हर जगह दिख रहा है, तो मैं इसे बाहर ले सकता हूँ, ये सभी ट्राइंगल में आएगा। इसके बाद मैं देख रहा हूँ अंदर क्या बचेगा, 24 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो आपने यहाँ मुझे दिख रहा है कि 24 स्क्वायर 12 स्क्वायर 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये एक सिक्वेंशियल सीरीज है जिसको GP बोलते हैं, और जिसका रेशियो क्या आएगा अपन देख सकते हैं यहाँ पे 24 12। जब अपन इसे डिवाइड करेंगे तो उनका जो रेशियो होगा वो सब में सेम आ रहा है। देखिए मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ आपको, जैसे 12 स्क्वायर अपॉन 24 स्क्वायर कितना आया 1/4, 6 स्क्वायर अपॉन 12 स्क्वायर कितना आया 1/4। तो ये इनका सबका जो कॉमन रेशियो होता है R, वो कितना आ रहा है 1/4। तो ऐसी जब सीरीज बनती है और इनफाइनाइट GP का जो सम होता है, इनफाइनाइट GP का जो सम होता है, इनफाइनाइट GP का जो सम होता है वो होता है हमारा A/1 - R, वेयर A इज क्या है फर्स्ट टर्म, R क्या है कॉमन रेशियो। तो √3/4 आगे था ही हमारे पास, तो √3/4 हमारे पास आगे था। इसके बाद मैं इसे यहां सॉल्व कर रहा हूं थोड़ा सा, तो √3/4 जो मैंने कॉमन लिया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे सब जगह कॉमन लिया था √3/4। इसके बाद मैंने क्या बोला, इनफाइनाइट GP का सम होता है A/1 - R। तो 24 स्क्वायर मेरा हो जाएगा A, पहली टर्म 24 स्क्वायर मेरा होता है 576। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा ये 24 का स्क्वायर किया है मैंने, A जो फर्स्ट टर्म है मेरी, क्योंकि यही मेरी फर्स्ट टर्म है, और मैंने R निकाल लिया था। R हमेशा सेम रहेगा 1 - R, 1 - 1/4। ये आप लोगों को पता होना चाहिए था कि A/1 - R इनफाइनाइट GP का सम होता है, ये प्रूवन है। ओके, तो यहाँ मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ आगे थोड़ा फर्दर। √3/4 इंटू 576, ये 3/4 हो जाएगा, जो ऊपर 4 चल जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। और मैं इसे और फर्दर सॉल्व करूँ, 576 से जाता है आई थिंक 192 टाइम्स, और 192 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं दोस्तों, 192 √3 ये हमारा आंसर होगा। आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चंस। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन के देखते हैं यहाँ पे हम। तो आइए दोस्तों, आज हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमने पहला क्वेश्चन देख लिया है, ये कैट का काउंट का सेकंड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या कहना चाहता है दोस्तों, देखते हैं। इफ A1, A2, so on are in AP means arithmetic progression, then 1/√A1 + A2, जो ये टर्म्स है अंडर रूट के अंदर, ये एक्सप्रेशन आगे 1/√A2 + A3 सो ऑन √1/AN + 1/√AN + 1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो जनरली जब भी आपको इस तरीके का एक्सप्रेशन दिखता है और उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो हम रैशनलाइजेशन की तरफ पहले जाते हैं। तो हम ये जो टर्म्स है इनके रैशनलाइजेशन करेंगे किस तरीके से, हम √A2
माइनस अंडर रूट A1, नीचे भी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट A2, अंडर रूट A2 जो मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया सेम यहाँ भी कर रहा हूँ, अंडर रूट A1, सिमिलरली आगे 1 अपॉन अंडर रूट A2 प्लस A3 ऐसे लिखा हुआ है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ 1 अपॉन अंडर रूट A2 प्लस A3 लिखा हुआ है। ये मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर नीचे, जैसे मैंने अंडर रूट A2 माइनस A1 से किया है, तो मैं यहाँ पे भी इसे अंडर रूट A3 माइनस अंडर रूट A2, ये पूरा एक्सप्रेशन है इससे, जैसे ये भी एक पूरा जो कि सेम है मल्टीप्लाई, और किससे कर दूंगा ये पूरा की पूरा मल्टीप्लाई, अंडर रूट A3 माइनस अंडर रूट A2 से, और सो ऑन। लास्ट टर्म जब मल्टीप्लाई करूँगा तो किससे करूँगा, अंडर रूट AN प्लस 1 माइनस अंडर रूट AN, ये थोड़ा कॉर्नर आ गया है बोर्ड का, अंडर रूट AN डिवाइडेड बाय सेम चीज अंडर रूट AN प्लस अंडर रूट AN प्लस 1, ये मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे, अंडर रूट AN प्लस 1 माइनस अंडर रूट AN। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये A प्लस बी और A माइनस बी, तो ये बन जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट A2 माइनस अंडर रूट A1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा A2 प्लस का A1 माइनस का और यहाँ प्लस का, तो A2 माइनस A1। सिमिलरली सो ऑन आगे चलते हैं, A3 माइनस अंडर रूट A3 का माइनस अंडर रूट A2, यहाँ भी क्या बन जाएगा A3 प्लस का A प्लस बी A माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से चलते हैं, A3 माइनस A2 सो ऑन। इस तरीके से जब हम चलेंगे तो लास्ट टर्म जो बनेगी वो हमारी किस तरीके से बनेगी, ऊपर सेम अंडर रूट AN प्लस 1 माइनस अंडर रूट AN अपॉन AN प्लस 1 प्लस का AN प्लस 1 यहाँ भी प्लस का, तो AN प्लस 1 माइनस AN। तो आप ये देख रहे हो ये क्या है, A2 माइनस 1 A3 माइनस A2 AN प्लस माइनस 1 और AN, तो ये आप देख रहे हो अगली टर्म का पिछली टर्म से डिफरेंस है, और AP में इस टर्म्स को हम क्या लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस D। तो यहाँ पे हम देखते हैं हर जगह D लिख सकते हैं, A2 माइनस अंडर रूट A1 अपॉन D, पर आप देखोगे यहाँ भी D आएगा वहाँ भी D आएगा, हर जगह डिनोमिनेटर में क्या आएगा, D आएगा, तो क्यों ना हमें D को कॉमन ही ले सकते हैं ऐसे कॉमन, क्योंकि देखो यहाँ D है यहाँ D है यहाँ D है, तो हम क्या करेंगे पूरे D को एक साथ कॉमन ले लेंगे, जो मैंने D कॉमन ले लिया। अब अंडर रूट A2 माइनस A1 जब पूरा D कॉमन ले लिया तो सब चीज़ें प्लस में चलती जाएंगी आगे आगे, तो सब न्यूमरेटर बचेगा, तो मैं यहाँ देखता हूँ लिखता हूँ मैं एक्सप्रेशन अंडर रूट A2 एंड सो ऑन प्लस अंडर रूट AN प्लस 1 माइनस अंडर रूट AN। तो आप अब देखते हैं यहाँ पे, यहाँ देखो प्लस का A2 माइनस का A2, अगर मैं इसकी नेक्स्ट टर्म भी लिखता तो इस तरीके से आता, वो अंडर रूट A4 माइनस अंडर रूट A3 और सो ऑन, वो सो ऑन चलता जाता। और अब आप देखो प्लस A3 माइनस A3, ऐसे ही प्लस A4 आएगा माइनस A4 आएगा, A2 से A2 कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से A3 से A3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी सेकंड टर्म बची। इस तरीके से AN पहले आएगा और AN भी ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारे न्यूमरेटर में क्या बचेगा, अंडर रूट AN प्लस 1 माइनस अंडर रूट A1 अपॉन D। अब आपको दिख रहा है यहाँ D की फॉर्म में कोई आंसर नहीं है, पर हमें बताया था कि जैसे कि A1 A2 ये सब किस में है, AP में है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं से ऊपर वाली चीज को रब कर देता हूँ, मैं ऊपर वाली चीज को रब कर देता हूं और मैं यहां लिख सकता हूं
an इक्वल टू an प्लस 1 इक्वल टू, ये लास्ट टर्म है जैसे, प्लस कितनी टर्म हो गई, n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ये किसका फॉर्मूला होता है, हमारे tn टर्म्स का फॉर्मूला होता है एपी में, क्योंकि a1 a2 a से लेके पूरा की पूरा सब एपी में, यानी an प्लस 1 अगर लास्ट टर्म है, a1 फर्स्ट टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई n प्लस 1, क्योंकि n प्लस 1 टर्म्स है, माइनस 1 फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे d की जो वैल्यू निकल के आती है वो आपके पास क्या आएगी, an प्लस 1 माइनस an प्लस 1 माइनस a1 अपॉन, ये प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, तो ये हमारी d की वैल्यू निकल के आएगी। अब अगर मैं यहाँ पे रख दूँ d की जगह ये, तो मेरे पास क्या आएगा, आप देख सकते हैं, अंडर रूट an प्लस 1 ऊपर की ऊपर ऐसे की ऐसे रख दिया, माइनस अंडर रूट a1 अपॉन an प्लस 1, ये वाली टर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे, an प्लस 1 माइनस a1 इंटू, ये चीज़ें जो वो ऊपर चल जाएगी n। अब आपको ऑप्शन भी दिख रहे होंगे थोड़े थोड़े कि n इसमें आ रहा है, एक n इसमें आ रहा है, इससे कैसे एलिमिनेट करें, ये क्या लिखा हुआ होगा, a प्लस बी माइनस a माइनस बी का, इस तरीके से इसे चेंज कर सकते हैं। कैसे, ये क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट an प्लस 1 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है अंडर रूट a1 का स्क्वायर, तो इसे a प्लस बी और a माइनस बी में तोड़ सकते हैं, तो अंडर रूट an प्लस 1 माइनस अंडर रूट a1, इसे भी तोड़ लेते हैं, यहाँ मैं लिख लेता हूँ अंडर रूट an प्लस 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट a1 का स्क्वायर इंटू n। अब आपको ये एक्सप्रेशन मिल गया, ये a प्लस बी और a माइनस बी में टूट सकता है, तो इसे करने के बाद मैं यहाँ से थोड़ा रब कर रहा हूँ और इसको, इसका जो आंसर है वो मैं यहाँ पे आपको ऊपर बता रहा हूँ। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस बी a माइनस बी में टूटेगा तो an प्लस 1 में टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ ऊपर n बचेगा, नीचे जब मैं इसे तोड़ूंगा an प्लस 1 इसमें, तो क्या बचेगा, केवल माइनस वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो प्लस वाली टर्म बचेगी, अंडर रूट an प्लस 1 प्लस अंडर रूट a1। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन होगा। इसके फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते, जैसा कि ऑप्शन में दिख रहा है, चेक करते हैं कौन सा आंसर हो सकता है हमारा। तो हमें पहले ऑप्शन की तरह लग रहा है ये आंसर, तो हमारा पहला ऑप्शन आंसर होगा। होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन, समझ में आया होगा आपको। ओके दोस्तों, तो अब हम देखते हैं आज कैट क्वांट का थर्ड क्वेश्चन, और देखते हैं दोस्तों ये क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िए। इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज पी इन द बिगिनिंग ऑफ एनी ईयर, अगर किसी टाउन की पॉपुलेशन पी थी स्टार्टिंग में, किसी साल के स्टार्टिंग में किसी टाउन की पॉपुलेशन पी थी, देन इट बिकम्स 3 + 2p। तो ये क्या कह रहा है कि ये 3 + 2p बन जाती है, कब बन जाती है, इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। मतलब अगर आज के साल के स्टार्टिंग में पॉपुलेशन p थी, तो अगले साल की स्टार्टिंग पॉपुलेशन किस फैक्टर से बढ़ जाती है, 3 + 2p फैक्टर से। इफ द पॉपुलेशन, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द पॉपुलेशन इन द बिगिनिंग ऑफ 2019 इज 1000। अब ये बोल रहा है कि 2019 के जो स्टार्टिंग में अगर 1000 पॉपुलेशन थी, इतने लोग रहते थे, तो देन द पॉपुलेशन इन द बिगिनिंग ऑफ 2034 विल बी। अब ये क्या पूछ रहा है आगे, और इसने बोला क्या है कि 2019 में, 2019 में अगर 1000 लोग रहते थे, मतलब 1000 पॉपुलेशन थी, तो 2034 जब आएगा उसके स्टार्टिंग में पॉपुलेशन क्या होगी। तो दोस्तों देखते हैं ये क्या क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करते हैं आगे। तो देखते हैं, लेट सपोज फर्स्ट जो साल है उस समय पॉपुलेशन कितनी बता रहा है, पी लिख लिया। सेकंड साल में पॉपुलेशन कितनी हो जाती है, किस फैक्टर से बढ़ जाती है, 3 + 2p। वो मैं यहां लिख लेता हूं, 3 + 2p। ओके, अब थर्ड ईयर जब आएगा तो पॉपुलेशन किस फैक्टर से बढ़ेगी, 3 +
अब p की जगह 3 + 2p बढ़ जाती है, तो यहाँ पे भी 3 + 2p इस तरीके से। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेता हूँ मैं। 3 + 6 9, 9 + 4p, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसे 4p + 9। ऐसे ही 4th ईयर में मैं देखता हूँ तो 3 प्लस, मतलब वहाँ 4p + 9 थी, तो अपन इसमें रखेंगे 4, p की जगह क्या फैक्टर से, किस फैक्टर से बढ़ती है, 3 + 2p फैक्टर से +9। ये थोड़ा सा हल्का सा सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 जा 12 + 9 21, 4 2 जा 8p, तो 8p + 21 एंड सो ऑन। तो मैं ये लिख लेता हूँ कि ये 4th ईयर में इस तरीके से बढ़ रही है, 3rd ईयर में ये है, 1st ईयर में ये है, 2nd में ये है। तो यहाँ आप देखो 2p, 4p, 8p, p, 1st में p थी, 2nd में 2p थी, 3rd में 4p थी और 4th में 8p थी। तो आपको एक चीज दिख रहा है कि जब 4th ईयर हो रहा है तो 2 की पावर n - 1, 3 हो रहा है तो 3 - 1 2, 2 की पावर n - 1, 2 हो रहा है तो 2 1, 2 की पावर n - 1 वाला फैक्टर काम आ रहा है। तो अगर मैं इसका कोई n ईयर लेता हूं, जब मैं nth ईयर लूंगा, तो ये nth ईयर में क्या पॉपुलेशन होगी, मैं एक फैक्टर से यहाँ लिख सकता हूँ 2 की पावर n - 1 p तो होगी, तो एक टर्म तो हमें यहाँ मिल रही है 2 की पावर n - 1 मल्टीप्लाई बाय p। अब ये जो फैक्टर है जो कांस्टेंट वाला है उसे देखते हैं क्या हो रहा है, क्या हो सकता है इसमें आगे। तो मैं देख रहा हूँ 3 है, ये 3 × 1 + 2। क्या मैं 9 को ऐसे लिख सकता हूँ इसमें 4p + 3 × 1 + 2। इसी तरीके से मैं क्या इसमें 21 को ऐसे लिख सकता हूँ 8p + 3 × 1 + 2 + 4। तो आपको लग रहा है 2 के फैक्टर में टूट रहा है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, देखो सही भी आ रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि nth ईयर्स में हमारे पास क्या पॉपुलेशन रही होगी। आप ये देखते हो कि जब 3rd ईयर था तो 2 की पावर 1 तक एंड हो रहा था, मतलब 2 कम। जब 2nd ईयर था तो 2 की पावर 0 पे एंड हो गया, मीन्स 2 तक कम। जब 4th ईयर का मैंने बताया कि 2 की पावर 2 पे कम हो रहा है, जब 4 - 2 2, तो 4 पे एंड हो रहा है 2 की पावर 2 पे। तो मतलब हमारे पास जो पॉपुलेशन आ रही है वो इस फैक्टर से आ रही है कि उनसे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो nth टर्म होगी वो हमारी क्या आएगी 1 + 2 + सो ऑन + 2 की पावर n - 2 तक हमारी ये पॉपुलेशन आएगी। तो ये हमारी जनरल टर्म हमें मिल चुकी है, जो कि हमें फाइंड करना इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमें अपनी जनरल टर्म मिली। कि अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि p हमें स्टार्टिंग पता है 2019 में 1000 थी और 2034 में हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से, अब मतलब फॉर्मूला क्या, जनरल टर्म की हेल्प से हम आगे पॉपुलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पे से रब कर रहा हूँ और यहाँ पे इस बाकी बचे हुए पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब आप देखते हैं 2019 में हमारे पॉपुलेशन थी 1000, मीन्स 2034 में, मीन्स आफ्टर कितने साल बाद, 16 ईयर्स बाद हमें पॉपुलेशन बतानी है। 16 साल बाद। आप देख लिए 2019 में 34 में डिफरेंस कितना होता है, 16 ईयर्स का होता है और ये हमें फाइंड आउट करना है। मीन्स हमें यहाँ पे n की जगह क्या करना है 16 पुट अप करना है। p स्टार्टिंग पॉपुलेशन थी, यही हमारा p था स्टार्टिंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसे हम बाद में पुट करेंगे, पहले हम n = क्या पुट करते हैं 16, क्योंकि 16 ईयर्स लेटर की बात की पूछी है और उसकी जनरल टर्म हमें पता मिल चुकी है कि अगर मैं जैसे ही n 16 रखूंगा तो ये nth ईयर की पॉपुलेशन बता देगा, मतलब 2034 की पॉपुलेशन बता देगा, क्योंकि ये n मतलब जनरल n। तो n मतलब हमारा यहाँ पे क्या होगा 16, क्योंकि हमें 19 की पता थी और 16 साल बाद की पॉपुलेशन बतानी थी। तो मैं यहाँ इसे पुट कर रहा हूँ इस एक्सप्रेशन में 2 की पावर 16 - 1 मल्टीप्लाई बाय p की जगह भी मैं 1000 डायरेक्टली पुट कर रहा हूं हम यहाँ पे, प्लस 3 × 1 + 2 + 4 + n - 2 था, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 14। अब आप देख लीजिए ये आ जाएगा एक्सप्रेशन सॉल्व होके 2 की पावर 15 × 1000 + 3
अब आप ध्यान से देखिएगा कि मैं इसे कैसे लिख रहा हूँ, 2 की पावर 15 माइनस 1। ये मैंने क्यों लिखा आप ये देखिए, जब यहाँ 2 टर्म थी उनका सम कितना आ रहा है बच्चों, 3 आ रहा है ना दोस्तों, 3 आ रहा है। तो ये 3 कैसे सम आ सकता है, आप इधर 2 की पावर n माइनस 1 कर दीजिए, मतलब n क्या है, 2 टर्म है तो 2 की पावर 2 माइनस 1 कितना होता है, 3 होता है, और 2 ही टर्म्स का सम 3 आ रहा था। जैसे अपन जो ये टर्म्स लिखते हैं 1 + 2 + 4, इसका सम वैसे 7 आता है, ठीक है। वो कैसे आता होगा 7, आप ये देखिए, 2 की पावर n मीन्स टर्म 3 टर्म थी, तो मैं लिख देता हूँ 3 माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1, तो ये देखिए 7 आ गया। इसी तरीके से मैं 14 टर्म्स तक थी, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, क्या लिखा, ये पूरी 15 टर्म्स होंगी, 2 की पावर 0 से लेके पूरी 15 टर्म्स थी ये, तो 2 की पावर n माइनस 1, ये हमने सम लिख दिया। मैं इसे रब कर देता हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे ये। अब इसे थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो ये 2 की पावर 15 आपको दिख रहा है, कॉमन आ जाएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया है इस तरीके के। देखो अपने पास एग्जाम यहाँ पे ऑप्शंस भी दिख रहे हैं आपको, तो ये यहाँ पे बचेगा 1000 प्लस 2 की 15 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3, और ये माइनस 3। तो ये आपके पास जो आ जाएगा सॉल्व करने का 2 की 15 और 3 × 2 की 15 में से ही कॉमन लूँगा, ऑब्वियस बात है मैं। तो ये आ जाएगा अपने पास सॉल्व करने के बाद, ये बड़ा ब्रैकेट में यहाँ लगा देता हूँ, 2 की पावर 15 × 1003 माइनस 3, ऐसा कुछ ऑप्शन है, देख लेते हैं। ये हमारे पास ये रहा ऑप्शन। आई होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन।